पहा तुम्ही हीट ट्रान्सफरचे 3 मोड बघितले आहे. कंडक्शन, कन्व्हेन्शन अँड रेडिएशन. 3 पार्ट्स बघितले आहे. त्यातला जो कंडक्शन आणि कन्व्हेन्शन हा जो पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये मटेरियल मीडियम लागते हीट ट्रान्सफर करायसाठी, आणि रेडिएशन ही जी प्रोसेस आहे, या रेडिएशन प्रोसेसमध्ये तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं मटेरियल मीडियम लागत नाही. जे विदाउट एनी मीडियम रेडिएशन विल बी ट्रान्सफर. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सनचं घेऊ शकता. रेडिएशनमध्ये तिन्ही प्रोसेस होतात. ॲब्झॉर्प्शन होते, रिफ्लेक्शन होते आणि ट्रान्समिशन होते. जसं सनचा तुम्ही एक्झाम्पल घेता, सनची एनर्जी अर्थवर पडते, ती ॲब्झॉर्ब होते, काही अमाऊंटमध्ये रिफ्लेक्ट होते आणि मग ट्रान्सफर पण होते. तुम्ही ते वॉटर सायकलच्या फॉर्ममध्ये बघू शकता. वॉटर सायकल जशी असते, पाण्यावर पडते, पाण्यात रिफ्लेक्शन होते, ॲब्झॉर्प्शन होते, वेपर्स होतात, म्हणजे ट्रान्समिट होते, यासारखी प्रोसेस होते. तर याच्यात जे बघतो आहे आपण, तो मेन कन्सेप्ट जो आहे रेडिएशनचा तो बघतो आहे याच्यात. आणि रेडिएशन जे ट्रान्सफॉर्मेशन होते त्याच्यामध्ये जो असं म्हणतो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. एनर्जी जी ट्रान्सफर होते ती कशाच्या फॉर्ममध्ये होते? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होते, किंवा हीट कॅन बी ट्रान्सफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि हा सगळ्यात फास्टेस्ट मोड आहे. कंडक्शन आणि कन्व्हेन्शनपेक्षा रेडिएशन हा सगळ्यात फास्ट मोड येतो. मी पहिलेच तुम्हाला सांगितलं, याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनमध्ये जी बॉडी आहे ती हायर म्हणजे टेम्परेचरशी रिलेटेड रेडिएशन करते, म्हणून याच्यात थर्मल रेडिएशन होते, म्हणूनच याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सच्या फॉर्ममध्ये रेडिएशन करते असं म्हणतो याला. ठीक आहे. तर त्यातलं आपण आज बघतो आहे इंटरॅक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन. ही तुमची असं म्हणा की इंट्रोडक्शन होती रेडिएशनची, की हीट ट्रान्सफर करायसाठी 3 मोड लागतात: कंडक्शन, कन्व्हेन्शन अँड रेडिएशन. त्यापैकी कंडक्शन कन्व्हेन्शनला मटेरियल लागतं आणि रेडिएशनला मटेरियल लागत नाही. आणि याच्यात कंटिन्युअस एनर्जीचा म्हणजे रेडिएशन होत राहते, ती पण थर्मल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये. आणि त्याच्यामुळे याला कोणत्या वेव्ज म्हणतात? तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज म्हणतात. आणि हा सगळ्यात फास्टेस्ट मोड आहे. रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रान्सफर. ठीक आहे. तर ही झाली याची इंट्रोडक्शन. आता जसं सपोज एक बॉडी आहे, ही एक बॉडी आहे आणि या बॉडीवर आपण हीट इन्सिडेंट केली, दॅट इज क्यू अमाऊंट ऑफ, टोटल अमाऊंट ऑफ हीट किती इन्सिडेंट केली? क्यू. म्हणजे असं समजा की मी 100 जूल एवढी याच्यावर एनर्जी इन्सिडेंट केली. आता ही जी बॉडी आहे याची जेवढी खाण्याची, असं म्हणा की याची जेवढी खाण्याची ताकद आहे तेवढा ही खाईल, म्हणजे ती तेवढी काय करेल? ॲब्झॉर्ब करेल. म्हणजे सम अमाऊंट ऑफ हीट काय करेल? ती ॲब्झॉर्ब करेल. त्यापैकी काही अमाऊंट ऑफ हीट ती काय करेल? रिफ्लेक्ट करेल. आणि काही अमाऊंट ऑफ हीट काय करेल? ती ट्रान्सफर करेल. येते या लक्षात? ही एक बॉडी आहे, याच्यावर क्यू अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी मी ट्रान्सफर केली, इन्सिडेंट केली. तर इन्सिडेंट केलेल्या एनर्जीपैकी काही अमाऊंट ऑफ ॲब्जॉर्ब करेल ती, काही अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्ट करेल, और कुछ अमाउंट तक के वो क्या करेगी? ट्रांसमिट करेगी. ठीक है. तो जितने, जैसे मैं यानी ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि Q इज़ द सम ऑफ QA प्लस QR प्लस QT, बोल सकती हूँ. यानी मैंने 100 जूल किया तो उसमें से सपोज तो भी उसने 50 जूल एब्जॉर्ब किया होगा, मे बी 20 जूल उसने रिफ्लेक्ट किया होगा, और मे बी उसने 30 जूल ऑफ एनर्जी क्या की होगी? ट्रांसमिट की होगी. तो यानी कुल मिला के फिर से कितनी एनर्जी हुई? अगर मिलाई तो इनको मिला के कितनी बनेगी? 100 जूल इतनी एनर्जी बनेगी. यानी जितनी इंसिडेंट करोगे उसमें से कुछ एब्जॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ ट्रांसमिशन, और इसकी सम यानी क्या होगी? इंसिडेंट एनर्जी. ठीक है. तो Q इज इक्वल्स टू QA प्लस QR प्लस QT, ऐसा होगा. अब इसमें ऐसा बोलो कि 3 टाइप की डेफिनेशंस आएंगी, जिसमें पहली आती है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आपके इसमें पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर बोला होगा उसे, और एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं उसे, इसे ही बोलते हैं. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्प्टिव पावर, और इसे ही कॉल्ड कहते हैं हम एब्जॉर्प्टिविटी. ठीक है. अब इसमें पहली आती है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन.
तो जितनी हम इंसिडेंट करेंगे उसमें से वो जितनी एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. The ratio of amount of radiant energy absorbed to the total energy incident. Amount of energy absorbed to the total amount of energy incident, that is called as coefficient of absorption. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. it is also called as reflectance. It is the ratio, it is denoted by reflection is denoted, coefficient of reflection is denoted by small r. So it is the ratio of amount of energy reflected to the total amount of energy incident on that body, that is called as coefficient of reflection. इंसिडेंट में से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. या फिर उसको डिफाइन में लिखना है तो ये रेशो है. किसका रेशो है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुई, उसका जो रेशो आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी, that ratio is called as coefficient of reflection. थर्ड आता है, that is coefficient of transmission. or it is also called as transmittance. अब फिर से ट्रांसमिशन, इट इज डिनोट, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, और आपके इसमें उसको टी आर से भी डिनोट किया है, टी आर ऐसे, या फिर स्मॉल टी लिखा तो भी चलता. तो इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिटेंस. इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? 3 डेफिनेशन समझ में आई? येस मॅम. लक्षात आली आहे सगळ्यांच्या? येस मॅम. फर्स्ट वाली सांगा मॅम एकदा. अमाऊंट जेवढी तुम्ही त्या बॉडीवर इन्सिडेंट कराल त्यापैकी ती किती अमाऊंट ऑफ घेते, ॲब्झॉर्ब करते, दॅट इज कॉल्ड ॲज कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन. अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्झॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ratio of amount of energy absorbed by the body to the amount of energy incident on that body, or a total energy incident on that body, that is called as coefficient of absorption. ठीक आहे, आलं लक्षात? हां, म्हणजे असं सरळ सरळ एक सामान्य रीतीने तुम्ही लक्ष बघू शकता, किंवा सपोज एक बॉडी आहे त्याच्यावर एनर्जी टाकल्यानंतर ती किती अमाऊंट ऑफ ॲब्झॉर्ब करते, दॅट अमाऊंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन दॅट इज कॉल्ड ॲज कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन. किती अमाऊंट ऑफ ती रिफ्लेक्ट करते, म्हणजे आता इथे 20 जूल ती रिफ्लेक्ट करते, तर म्हणजे त्याचा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन किती झालं, 20 जूल. असं जूल नाही येत कारण युनिट कॅन्सल होते, इथेही जूल येते, इथेही जूल येते, जूल जूल गेट कॅन्सल. तर याला कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन आणि ट्रान्समिशनला कोणते युनिट नाही आहे. आता याच्यात एक शो दॅट आहे, तुम्हाला शो दॅट असते, 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन असतो. ह्या डेफिनेशन हे विचारतात आणि त्याच्यासोबत शो दॅट विचारते. शो दॅट ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 असं विचार. आता तुम्हाला माहिती है कि एखाद्या बॉडीवर हम जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट करेंगे उसमें से वो कुछ एब्जॉर्ब करती है, कुछ रिफ्लेक्ट करती है और कुछ ट्रांसमिट करती है, और इन तीनों की सम की तो वो टोटल एनर्जी बन जाती है. अब मैं इन तीनों को डिवाइड कर देती हूँ क्यू से, यहाँ पे भी क्यू से, इसे भी क्यू से और इसे भी क्यू से. ये क्यू क्यू गेट कैंसल, ये हो जाएगा 1, एंड क्यू ए अपॉन क्यू, क्यू ए अपॉन क्यू यानी क्या होता है, स्मॉल ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. क्यू आर अपॉन क्यू यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड क्यू टी अपॉन क्यू यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. दैट इज ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1. ये शो दैट होता है. कंसेप्ट बहुत इजी है, कंसेप्ट बहुत इजी है.
कोई ज़्यादा दिमाग खाने वाला कंसेप्ट नहीं है और चैप्टर भी ईजी है। एंड रेडिएशन वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा जो जाता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक डेरिवेशन है बड़ा वाला और थोड़े से डेरिवेशन है उसमें, वो थोड़ा सा है। लेकिन ये जो है इधर ये अगर इसमें का अगर पार्ट पूछा जाए तो ये बहुत इजी पार्ट है। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन ज़्यादा है रेडिएशन में और वो इम्पॉर्टंट डेफिनेशन है। ठीक है, चालू है, रेकॉर्डिंग सुरू आहे. हे लक्षात आलं? शो दॅट समजलं? येस मॅम. हां, आता ट्रान्समिशनमध्ये 2 टाईपचं ट्रान्समिशन येते. फर्स्ट येते, एक येते ड्रायथर, म्हणजे असं म्हणा सबस्टन्स थ्रू विच हीट एनर्जी रेडिएटेड, म्हणजे रेडिएशनमध्ये 2 पार्टचे सबस्टन्स येतात. एक येतात डायथर्मनस सबस्टन्स, हे तुम्हाला परत याच्यात पण होईल केमिस्ट्रीमध्ये. हा कायनेटिक थेरी ऑफ जो पार्ट आहे किंवा थर्मोडायनॅमिक्स हा जो पार्ट आहे हा केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे. हे तुम्हाला राहीलही पुढे अजून, म्हणजे सरांचं जेव्हा कायनेटिक थोडं लेट होते सरांचं, पण त्याच्यात तुम्हाला हा कन्सेप्ट येईलच, डायथर्मनस सबस्टन्स अँड अथर्मनस सबस्टन्स. आता डायथर्मनस सबस्टन्स मीन्स अ सबस्टन्स टू विच heat radiation can pass. A substance through which heat radiation म्हणजे heat transfer होऊ शकते. Heat radiation can pass. That substance is called as डायथर्मनस सबस्टन्स. म्हणजे ज्या सबस्टन्सच्या थ्रू हीट पास होऊ शकते त्या सबस्टन्सला कोणते सबस्टन्स म्हणणार तुम्ही? दॅट सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज अ डायथर्मनस सबस्टन्स. ठीक आहे, हे क्लिअर होते आहे? डायथर्मनस सबस्टन्स. हां, अ डायथर्मनस बॉडी इज नायदर अ गुड ॲब्झॉर्बर नॉर अ गुड रिफ्लेक्टर. ही जी असते ही ॲब्झॉर्बरही नसते, गुड रिफ्लेक्टरही नसते. याच्यात ट्रान्समिशन चांगलं होते, म्हणजे ट्रान्समिशन इज नॉट इक्वल्स टू 0. हां, ॲब्झॉर्प्शन होते पण ते धड ॲब्झॉर्प्शनही करत नाही आणि धड रिफ्लेक्शनही करत नाही. इट इज नायदर ट्रान्समिटेड नॉर रिफ्लेक्टेड. म्हणजे सॉरी, ट्रान्समिशन चांगली करते, म्हणजे गुड ॲब्झॉर्बरही नाही आहे तो गुड रिफ्लेक्टरही नाही आहे. हां, ट्रान्समिशन चांगलं करते म्हणून ट्रान्समिशन इज नॉट इक्वल्स टू 0 म्हटलं आहे. ॲब्झॉर्प्शन रिफ्लेक्शन 0 नाही आहे असं नाही म्हणू शकत की बा ट्रान्समिशन 0 नाही आहे म्हणजे मग ॲब्झॉर्प्शन 0 असेल आणि किंवा रिफ्लेक्शन 0 असेल, तर असे नाही म्हणता येणार. रिफ्लेक्शनही होते, ॲब्झॉर्प्शनही होते, पण ते अगदी मायनर अमाऊंटमध्ये होते. म्हणून मग इथे त्यांनी म्हटलं आहे की नायदर अ गुड ॲब्झॉर्बर नॉर अ गुड रिफ्लेक्टर. ठीक आहे, डायथर्मनस सबस्टन्समध्ये त्यांनी एक्झाम्पल दिले आहे तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये. दॅट इज ग्लास, कॉर्ड्स, देन सोडियम क्लोराईड, NaCl म्हणतो आपण त्याला, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, हे जे सबस्टन्स आहेत हे कोणते सबस्टन्स आहेत? डायथर्मनस सबस्टन्स. हां, नाही O2 पाहिजे, ते Q2 नाही, O2 पाहिजे. O2 पाहिजे, Q2 नाही. हां, आणि दुसरा पार्ट येतो अथर्मनस सबस्टन्स. आता तुम्ही याच्या उलटं म्हणाल, ज्याच्यात हीट ट्रान्सफर होत नाही त्या सबस्टन्सला कोणते सबस्टन्स म्हणणार? अथर्मनस सबस्टन्स. अ सबस्टन्स विच नॉट ट्रान्सफर हीट, नॉट रेडिएटेड हीट, दॅट सबस्टन्स आर कॉल्ड ॲज अथर्मनस सबस्टन्स. विच डज नॉट ट्रान्समिट एनी रेडिएशन. कोणत्याही प्रकारचं रेडिएशन ट्रान्समिट करत नाही. इन्सिडंट रेडिएशनमध्ये म्हणजे मी जर या बॉडीवर हीट इन्सिडंट केली तर त्यापैकी तो काहीच हीट ट्रान्सफर करत नाही. अशा सब्सटेंस ला कोणते सब्सटेंस म्हणणार? अथर्मनस सब्सटेंस. यानी अगर इस बॉडी पे मैं अगर हीट इंसिडेंट करूँगी तो वो ट्रांसमिशन नहीं करेगा, यानी यहाँ पे ट्रांसमिशन टोटली क्या हो जाएगा? ज़ीरो. ऐसे सब्सटेंस को हम कौन से सब्सटेंस बोलेंगे? अथर्मनस सब्सटेंस. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन 1 रहेगा, लेकिन ट्रांसमिशन टोटली क्या रहेगा? 0 रहेगा. तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अथर्मनस सब्सटेंस. इसमें आप वाटर, वुड, कॉपर, आयरन, मॉइस्ट एयर, बेंजीन, ये आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके? दैट इज अथर्मनस सब्सटेंस के.
ये क्लियर हुआ? व्हाट इज डायथर्मनस सब्सटेंस, व्हाट इज अथर्मनस सब्सटेंस? क्लैरिफाई हुआ? Oh, ma'am. हाँ, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम, दैट इज अ ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। एक्चुअली अर्थ पे ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी क्या कि अगर मैं इसमें 100 जूल अगर एनर्जी इस पे इंसिडेंट करूँगी तो वो पूरी की पूरी 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरी खा लेगी 100 जूल। दैट बॉडी इज कॉल्ड एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन ऐसी कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, आइडियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है कि एंटायर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब और एंटायर एनर्जी विल बी रेडिएटेड। यानी मैं जितना उस पर इंसिडेंट करूँगी तो वो पूरा का पूरा एक तो रेडिएट करेगी या फिर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसा कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है। कुछ हद तक तो वो रेडिएशन करेगी, ट्रांसमिशन तो करेगी करेगी। लेकिन फेरीज ने एक ऐसी बॉडी बनाई, फेरी नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसी बॉडी बनाई कि नियर अबाउट 97% तो भी वो एनर्जी क्या कर पाएगी, इंसिडेंट एनर्जी को क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी 97%। ये प्रैक्टिकल बॉडी है, फेरी ने बनाई हुई बॉडी है कि उसमें वो बोल रहा है कि मैं अगर उसमें 100 जूल एनर्जी डाल दूंगा तो वो 97 जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन फिर भी 3% एनर्जी में भी वो ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट करती रहेगी। तो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज अ फेरीज ब्लैक बॉडी। तो उसका थोड़ा सा थेरोटिकल है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो उसके लिए आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और ये वाली डायग्राम देनी होती है, ये वाली, ठीक है। अब ये बनी कैसी है, तो एक यहाँ पे थोड़ा सा हम ये पूरा डबल वॉल का सरफेस है, ये देखो आपको दिख रहा है ये ऐसा, यानी मैं अगर फिगर निकाले जाऊँ तो ये ऐसे डबल वॉल का है कोटेड विथ। यहाँ पे बहुत छोटा सा एपरेचर रखा हुआ है, यानी छोटा सा है बिल्कुल, होल ऐसा बोलो, छोटा सा एक होल दिया है और इस होल के सामने एक कोनिकल प्रोजेक्शन दिया हुआ है। यानी आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो यहाँ से इंसिडेंट होगी इस एपरेचर में से, यहाँ से इस पे गिरेगी। अब ये जो है पूरे मेटल का है, आपके इसमें उसका नाम दिया होगा तो hollow spherical having tiny hole or a aperture through which radiated heat can enter between the wall is evacuated and outer surface is of a sphere is silvered। अच्छा, डबल वॉल है, इसका जो आउटर सरफेस है ये सिल्वर कलर से पॉलिश किया हुआ है और अंदर का जो सरफेस है वो लैम्प ब्लैक कलर से यूज़ किया हुआ है। अंदर का जो पोर्शन है वो लैम्प ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ, उसको अंदर से लैम्प ब्लैक कलर से पॉलिश किया हुआ है। उसमें शायद ब्लैक पेंट बोला है उसने, एक्चुअली उसमें लैम्प ब्लैक यूज़ करते हैं। थ्योरी में दिया नहीं है क्या? हाँ दिया है, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे है। The space between the wall is evacuated and outer surface of the sphere is silvered and the inner surface of the sphere is coated with a lamp black. There is a conical projection on the inner surface of the sphere opposite to the aperture। या aperture के बिल्कुल आमने सामने एक conical projection दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हीट एनर्जी इंसिडेंट होगी इस एपरेचर पे गिरेगी, इस एपरेचर पे सॉरी इस प्रोजेक्शन पे गिरेगी और इस प्रोजेक्शन पे इंसिडेंट होते ही ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से तो ये फिर से इस ब्लैक वॉल पे जाके इंसिडेंट होगी। आपको पता है ब्लैक कलर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे इस पे इंसिडेंट होगा ये कुछ हद तक एब्जॉर्ब करेगा, फिर से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यानी वो क्या होगा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहेगा।
अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्शन होते रहेगा, यानी ये 10-25 बार भी रिफ्लेक्ट होता है तो वो 10-25 बार में से वो हर बार ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएगा, और लास्ट में जो रिफ्लेक्शन होगा उसके पास बहुत कम एनर्जी रहेगी, यानी 97% ऑफ एनर्जी वो क्या कर लेगा, इनसाइड में ही खुद में ही रिफ्लेक्ट होते रहेगा और खुद में ही खाते रहेगा, और ऐसे करते करते वो रिफ्लेक्शन की एनर्जी कम होती जाएगी और एब्जॉर्प्शन की एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो यानी यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ये बहुत ही छोटा, यानी ये जो स्पेस दी हुई है ये आपको यहाँ पे तो भी बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन ये जो होल है ये बहुत ही फाइन होल रहेगा। जैसे रेडिएशन रहता है, लेज़र रहता है, लेज़र का कैसा एक फाइन लाइन रहती है, वैसे उसकी इसमें से फाइन लाइन जाएगी, इतना वो कम होल रहेगा, उसके कारण यहाँ से रिफ्लेक्शन होने की प्रोसेस ही नहीं होगी, यानी बाहर निकलेगा ही नहीं, ट्रांसमिट होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम अमाउंट में, जो भी इसमें थोड़ा बहुत हीटिंग इफेक्ट होगा उसमें से एनर्जी क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, लेकिन सारी की सारी एनर्जी यहाँ के यहाँ पे ही क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे ही एब्जॉर्ब होगी, यानी डोम में ही पूरा रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती रहेगी। तो इसलिए वो नियर अबाउट 97% एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बस आपको इतना ही लिखना है, ये इतना सारा नहीं लिखना है, आपको इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। ये डबल वॉल है, इवैक्यूएटेड है, आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश से है, इनर सरफेस लैम्प बैक से है, इसमें एक फाइन होल है, उस फाइन होल के सामने एक कोनिकल एपरेचर है जहाँ से रेडिएशन इंसिडेंट होगा, अंदर के अंदर ही इसमें रिफ्लेक्शन होगा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, नियर अबाउट 97% ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, सो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज अ फेरिस ब्लैक बॉडी। ये पूरा कंस्ट्रक्शन इसमें देना है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? No, ma'am. प्रॉब्लम हो तो पूछो।